नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। पिछले भाग में हमने पुस्तक हमारे मित्र इस इकाई के जरिए एक मित्र किस प्रकार से पत्र के माध्यम से अपने दूसरे मित्र को पुस्तकों का महत्व बताता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और साथ ही साथ पुराने जमाने से लेकर आज के इस समय में किस प्रकार से संदेशा व्यवहार होता है उसके बारे में भी जानने का प्रयत्न किया था। आज हम इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए इसी इकाई के जरिए पत्र लेखन का जो प्रारूप है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ आपको अपने एक मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है, या किसी अन्य विषय पर भी आप अपने साथी को पत्र लिख सकते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे कि उसका प्रारूप जो ढांचा है वह किस प्रकार का हमें रखना है। साथ ही साथ भाषा सज्जता की कुछ विशेष बातें जो चित्रों के जरिए हम जानने वाले हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे, और रोजमर्रा की जो शब्दावली है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो आज की इस शिक्षा की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे वाक्यों से जिनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, उसके बावजूद एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पुस्तकों के बारे में क्या क्या बताता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बाल दोस्तों, इस इकाई में एक मित्र अपने दूसरे मित्र को किताबों का जो महत्व है उसके बारे में पत्र लिखकर बता रहा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि किताबें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। और हिमाचल गुजरात अभियान के तहत उसने जिस प्रकार से हिस्सेदारी की थी और उसके कारण उसे भी यह ज्ञात हुआ कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए और किताबें हमें किस प्रकार से मदद करती है, उसके बारे में अपने साथी को वह पत्र लिखकर बताता है। और साथ ही साथ यह भी कहता है कि मैंने हर रोज एक पन्ना पढ़ने की शुरुआत कर ली है और आशा करता हूं तुम भी हर रोज एक किताब पढ़ने की शुरुआत कर दो। उसके बाद दूसरी जो बात है, और यह एक उक्ति है, वह यहां दर्शाते हुए उसने अपने मित्र को यह कहा कि किताबें मन का मैल धोने का कार्य करती हैं। और आपको यह पता है कि यह विधान इस इकाई में किसने बोला है यह भी बताया गया है। हाँ, महात्मा गांधी जी ने, हमारे गांधी बापू ने। उन्होंने कहा कि किताबें मन के मैल को धोती है, इसलिए हमें अच्छी अच्छी किताबें हमेशा पढ़नी चाहिए। आगे पुस्तक के बारे में वह अपने मित्र को बताता है कि पुस्तकें हमें ज्ञान देती है और साथ ही साथ भले बुरे का फर्क भी बताती है। ज्ञान तो मिलता ही मिलता है, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में भी पुस्तकें हमें ज्ञात करती है, इसलिए भी हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आगे वह कहता है किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें ज्ञान का स्रोत है। वैसे तो ज्ञान के कई सारे स्रोत हैं, लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध है ऐसी कई सारी किताबें हमें ज्ञान देती है, और इस ज्ञान से हमारे अंदर जो उत्सुकता है उसको हम अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। इससे आगे वह अपने साथी से कहता है कि अब इस प्रकार की परंपरा, एक रूढ़ी की शुरुआत करनी चाहिए कि जिसमें बुके नहीं पर बुक। वैसे तो आपने आपके स्कूल के कई सारे कार्यक्रम में देखा होगा कि अगर कोई मेहमान आपके वहां आते हैं कार्यक्रम में तो उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान वहां पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और नई परंपरा की शुरुआत करने की बात की गई है कि हमें बुके नहीं पर क्या चाहिए, बुक चाहिए। और इस परंपरा की शुरुआत भी आज हो गई है, और शायद आपके स्कूल में भी आप इस परंपरा को देखते होंगे। तो बाल दोस्तों, ये तो हुई पत्र का जो संदेश है उसके बारे में कि एक मित्र किस प्रकार से पुस्तकों का महत्व अपने दूसरे मित्र को बताता है। और आप सब भी अब तो पुस्तकों का महत्व जान चुके हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी अब इसी प्रकार से अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने की शुरुआत अगर नहीं की है तो जरूर करेंगे। आइए अब हमें पत्र लिखना है, और पत्र लिखने के लिए कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है या उसका जो प्रारूप है
वह किस प्रकार का है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बाल दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न 2 में आपको एक सूचना दी गई है कि प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। तो आपको यह प्रारूप यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर शुरुआत में यह बताया गया है अपने साथी को जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारा पता लिखना है, उसके नीचे दिनांक और संबोधन भी करना है, अपने घर का पता। तो इतनी बातें अवश्य हमें लिखनी है, मोहल्ला, गांव, तहसील। अब आप सोचेंगे कि ये तहसील क्या होगी, तो जिसको हम गुजराती में तालुका कहते हैं, जिला। देखिए गुजराती में जिला कहते हैं लेकिन हिंदी में हम जिला शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बातें भी आपको जरूर जाननी है और ध्यान में भी रखनी है। उसके बाद राज्य और नीचे जो 6ठे नंबर पर लिखा गया है वह है पिन कोड। अब आप सोचेंगे कि ये पिन कोड क्या होगा और पिन कोड क्यों लिखना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आइए इससे आगे संबोधन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूज्य, परम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर जैसे संबोधन अपने से बड़ों के लिए किए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर मित्र को पत्र लिखते हैं और यहाँ पर आपको तो उसमें प्रिय मित्र, परम मित्र, प्रिय दोस्त जैसे संबोधन अपने मित्रों के लिए किए जाते हैं। आइए इससे आगे पत्र लिखने के समय हमें उसका जो प्रारूप है उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है यह भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए अभिवादन यानी कि कुछ शुरुआती बातें। यहाँ पर लिखा गया है कि कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला। इस प्रकार से हम पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने इस इकाई में भी देखा कि पत्र क्यों नहीं लिखा गया था, तो उसका कारण था कि वह एक अभियान में जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप इस प्रकार से भी शुरुआत कर सकते हैं, या अगर आपका मित्र आपको पत्र लिखता है और आपको मिलता है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला और मैं यहाँ सकुशल हूं, तुम भी वहां सकुशल होंगे। उसके बाद पत्र लिखने का कारण यानी कि जो उसका मुख्य विषय है, जिस प्रकार से इस इकाई में हमने देखा कि पुस्तकों का महत्व, उसके बारे में इस पत्र के जरिए हमें बताया गया है। यहाँ पर हम जन्मदिन के बारे में पत्र लिख रहे हैं, इसलिए आपको मुख्य कारण में लिखना पड़ेगा कि प्रिय मित्र तुम्हारा जन्मदिन इस तारीख को है और जन्मदिन पर तुम बहुत खुश होंगे और इस प्रकार से खुशियां भी मनाएंगे, या जो भी आप कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे घर या तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आना चाहता हूं, या जो भी आप उससे बात करना चाहते हैं। उसके बाद अन्य समाचार कि भाई तुम क्या कर रहे हो, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, ऐसी कुछ बातें आप वहां पर कर सकते हैं। और अंत में आप कह सकते हैं कि आपके परिवार को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना, या परिवार के बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, छोटों को मेरा प्यार देना। इस प्रकार से भी आप समाप्ति में कह सकते हैं। और उसके बाद अंत में क्या लिखा गया है देख लीजिए एक बार। अंत में लिखा गया है संबंध और नाम। तो संबंध क्या होगा, मित्र को लिख रहा है तो यहां पर भी मित्र कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी। और आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका नाम, और अगर लड़कियां पत्र लिख रही है तो तुम्हारी सखी, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी मित्र। इस प्रकार से हम संबंध वहां पर बताकर अपना नाम अंत में लिखते हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रारूप को आप समझ चुके हैं और आज ही आप अपने साथियों को जरूर पत्र लिखेंगे। आइए इससे आगे हम भाषा की कुछ विशेष बातें जिनका उपयोग हर रोज करते हैं लेकिन शायद हमें पता नहीं है, और ये सारी बातें हम एक चित्र के माध्यम से जानने वाले हैं। तो मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं और चित्र में क्या क्या है ये आपको सोचना है, मन ही मन उसका वर्णन भी करना है। मैं भी यहां से चित्र के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद हम आगे की चर्चा भी जारी रखेंगे। तो देखिए चित्र। बाल दोस्तों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं और चित्र देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये तो एक उद्यान का चित्र है, बगीचे का चित्र है। और बगीचे में कई सारी बातें आप देख रहे हैं, है ना। कई सारे लोग हैं, एक झूला है जिस पर एक लड़की झूला झूल रही है, उसके नीचे भी एक खिलौना है जिस पर एक लड़की या लड़का बैठा है।
उसके पास ही माली खड़ा है जो पौधों को पानी पिला रहा है। उसके पीछे एक परिवार बैठा है जिसमें पति पत्नी और उनका बच्चा है। वह आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं और एक फव्वारा भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ इस चित्र के जरिए जो समझना है कुछ ऐसी बातें कि जिसमें बातें करना, झूला झूलना, पानी देना, ये सारी जो बातें हैं उसको हम किस प्रकार से पहचानते हैं। तो आइए पहले एक दूसरा चित्र भी देखते हैं, उसके बारे में उसकी चर्चा भी करते हैं। देखिए दूसरा चित्र। बाल दोस्तों, इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि पेड़ के नीचे एक झूला लगाया गया है और एक भाई अपनी छोटी बहन को झूला झूला रहा है। आप भी शायद इसी प्रकार से अपने भाई बहन के साथ या अपने दोस्तों के साथ जरूर झूला झूलते होंगे। अगला चित्र देखते हैं। देखिए इस चित्र में एक लड़की दौड़ रही है ना। तो आपको लगेगा कि भाई इन चित्रों में कुछ ऐसी विशेष बातें तो नहीं है, लेकिन अगर हम इन चित्रों का निरूपण या वर्णन करें तो किस प्रकार के वाक्य हम लिख सकते हैं और उन वाक्यों में ऐसी कौन सी विशेष बातें हमें आज जाननी है। तो आइए पहले मैं यहाँ कुछ वाक्य आपको दिखाता हूं कि इन चित्रों के बारे में हम ऐसे वाक्य भी लिख सकते हैं। देखिए पहला जो वाक्य है कि भाई बच्चे झूला झूल रहे हैं, है ना। यहां पर आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, मैंने इस प्रकार से इसलिए लिखा है कि दो झूले के चित्र है और आप कह सकते हैं कि भाई लड़की झूला झूल रही है, एक भाई अपनी बहन को झूला झूला रहा है। लेकिन यहां जो रेखांकित शब्द है वह है झूला झूल रहे हैं, यानी कि यहां पर एक प्रक्रिया होती हुई हमें प्रतीत होती है। और प्रक्रिया कौन सी है, क्रिया कौन सी है, तो झूला झूलने की। आइए इसी प्रकार से दूसरा वाक्य भी समझते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है। चित्र में हमने देखा कि माली पौधों को पानी पिला रहा है, दे रहा है, यानी कि यहां पर भी एक क्रिया जुड़ी हुई है। अगर माली ऐसे ही खड़ा रहता तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा ही कह सकते कि माली खड़ा है, लेकिन यहां एक क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है और वह है कि माली पौधों को पानी पिला रहा है। तो यहां पर रेखांकित जो शब्द है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसमें भी एक क्रिया हो रही है और क्रिया है पानी पिलाने की। अगला वाक्य देखते हैं। तीसरा जो वाक्य है, कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। यहां मैंने कहा कि एक परिवार बैठा है, पति पत्नी और उनका संतान बच्चा है और वे आपस में बातें कर रहे हैं। तो बातें करना भी एक क्रिया है। आप भी अपने साथियों से, अपने माता पिता से जरूर बातें करते होंगे। आइए अगला विधान देखते हैं। अंतिम चित्र में हमने देखा कि बच्ची दौड़ रही है, तो यहां पर भी एक क्रिया हो रही है और वह क्रिया है दौड़ने की। तो अब तो आप जान चुके हैं कि यहाँ जो भी रेखांकित शब्द है या शब्दांश है वे सब हमें कोई न कोई क्रिया होने का बोध कराते हैं, है ना। आइए कुछ अन्य वाक्य भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि आप इस प्रकार के वाक्य में भी ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं ये भी क्रिया है। आइए उन वाक्यों को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। आप भी खेलते होंगे और क्रिकेट के अलावा भी कई सारे खेल हैं जो हमें खेलने चाहिए। तो यहाँ खेलने की एक क्रिया हो रही है ना। आप इसके अलावा और कौन से खेल खेलते हैं, हाँ, तो उसकी सूची भी आपको अपनी कॉपी में जरूर करनी चाहिए। और इस प्रकार के वाक्य आप खुद भी लिख सकते हैं। क्रिकेट की जगह पर अन्य खेल लिखकर भी आप इन वाक्यों को लिख सकते हैं। आइए अगला एक वाक्य मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है। कुछ बच्चे नाच रहे हैं। आप भी जब खुश हो जाते हैं या खुशी का कोई प्रसंग या अवसर होता है तब भी आप नाचते हैं। तो यहाँ बच्चे नाच रहे हैं, तो ये नाचने की क्रिया है। अब सोचिए कि इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो आप भी करते हैं, लेकिन शायद आपको पता भी नहीं कि इनको हम क्रियावाचक शब्द या क्रिया कहते हैं। आइए अगला विधान देखते हैं। लड़का पानी पी रहा है। आप भी पानी पीते होंगे, खाते होंगे, सोते होंगे, नहाते होंगे, दौड़ते होंगे, है ना। तो ये पानी पीना भी क्या है, एक क्रिया है। और अंतिम जो वाक्य है, लड़की आइसक्रीम खा रही है, लेकिन ये आइसक्रीम खाना भी एक क्रिया है। आप आइसक्रीम की जगह पर बिस्कुट भी कह सकते हैं, नमकीन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये जो समझना है कि क्रिया कौन सी हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर चित्र के आधार पर कुछ वाक्य देखे और इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर आपको कुछ क्रिया होती है ऐसे वाक्य दिखाए।
और इन वाक्यों में कहीं कुछ हो रहा है ऐसा हमें प्रतीत हुआ है, हम समझ सकते हैं। और जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कि जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाती है। अब तो आप खुद भी सोच सकते हैं और ऐसे क्रियावाचक शब्दों की पूरी सूची अपनी कॉपी में बना सकते हैं। यहां पर हमने कौन कौन से ऐसे क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग किया, आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां चित्र में हमने जो जो क्रियाएं देखी, इसके अलावा भी कई सारी क्रिया यहां पर रखी है। जैसे कि लिखना तो आप लिखते हैं, अब पढ़ना तो अभी आप पढ़ रहे हैं, चलना जैसे कि कोई चल रहा है, दौड़ना तो हमने लड़की को दौड़ता हुआ देखा, खाना पीना, खेलना, देखना, नाचना आदि शब्द क्रियाएं हैं। तो यहां पर मैंने तो कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, लेकिन ऐसे ही चित्रों के माध्यम से आपको आप जो जो क्रियाएं करते हैं या आपके भाई बहन जो जो क्रियाएं करते हैं उनकी पूरी सूची बनाकर अपनी कॉपी में लिखनी है। हर एक क्रियावाचक शब्द का वाक्य में प्रयोग करके उनके वाक्यों का निर्माण भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। आइए इससे आगे, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि रोजमर्रा की जो शब्दावली है उसमें हम कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें हिंदी में पता नहीं कि भाई इनको क्या कहा जाता है और उनके हिंदी में नाम क्या है, उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए बाल दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो शब्द लिखा गया है वह है कुंजड़ा। अब आप सोचेंगे कि ये कुंजड़ा और ये गुजराती में उसको कहते हैं काचियो, तो ये कौन होगा? हमने तो कभी इनको देखा नहीं। जो सब्जी बेचता है उसको हिंदी में कुंजड़ा कहा जाता है और जो स्त्री सब्जी बेचती है उसके लिए हिंदी में कुंजड़ी शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा शब्द गड़ी साज और उसका गुजराती में अर्थ होता है गड़ियाड़ी। तो जो गड़ी का काम संभालता है उसको हिंदी में गड़ी साज कहा जाता है। इसी प्रकार से तीसरा जो शब्द है बजाज, आप कपड़े पहनते हैं, स्कूल ड्रेस भी आप पहनते हैं और कहीं पर आप उसकी खरीदारी करने के लिए भी जाते हैं। तो जो कापड़ का व्यापार करता है उसको हिंदी में बजाज कहा जाता है और गुजराती में उसके लिए शब्द प्रयोग होता है कापड़ियो। अगला जो शब्द है वह है जिल्द साज। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। सही बात है, आपने शायद ये शब्द नहीं सुना है, लेकिन आप इनसे परिचित जरूर है और इसका गुजराती अर्थ होता है बुक बाइंडर। वैसे तो ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन आपकी किताबें जब आपको मिल जाती है तो उसके बाद आप उस पर एक और नया कवर करवाते हैं। हाँ, पता चल गया ना? तो ये जिल्द साज और उसका अर्थ होता है बुक बाइंडर। अगला जो शब्द है वह है खरादी और उसका अर्थ होता है संगाड़ियो। वैसे शायद आपके लिए शब्द बिल्कुल नया है, लेकिन अगर आपने सुना है तो हमारे राज्य में ईडर शहर में खरादी बाजार है और जो व्यक्ति लकड़े के खिलौने बनाता है उनको खरादी के नाम से पहचाना जाता है। अगला जो शब्द है वह है खटबुना। आप चारपाई पर सोते होंगे और गुजराती में खटबुना के लिए शब्द प्रयोग है खाटलो भरनार। तमोली और उसको गुजराती में कहते हैं तंबोड़ी। जो व्यक्ति पान बनाता है यानी कि पान की दुकान चलाने वाले को हम तमोली कहते हैं। अगला जो शब्द है वह है पंसारी और उसके लिए गुजराती में शब्द प्रयोग होता है गांधी। ये जो किराने की दुकान है उसको चलाने वाले को हम गांधी कहते हैं, गुजराती में उसको गांधी कहते हैं और हिंदी में उसको पंसारी से जाना जाता है। इसी प्रकार से हलवाई और उसके लिए गुजराती में शब्द है कंदोई, कि जो व्यक्ति मिठाई बनाता है उसको हलवाई के नाम से पहचाना जाता है। और अंतिम और अगला जो शब्द है वह है सौदागर और उसके लिए गुजराती में शब्द है व्यापारी। जो एक गांव से दूसरे गांव घूमकर व्यापार करता है उसके लिए भी सौदागर शब्द का प्रयोग होता है और जो बड़ा व्यापार करता है, बड़े बड़े सौदे लगाता है, उसके लिए भी सौदागर शब्द का प्रयोग होता है। तो बाल दोस्तों, ये कुछ नए शब्द थे, ये आपकी किताब में भी दिए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए इसकी चर्चा की कि शायद आप इनको पढ़ने के बाद भी इनके अर्थ नहीं जान सकते हैं, तो मैंने ये आपको बताने का प्रयत्न किया। लेकिन अब आपको ये याद भी रखना है और जब आप इनकी दुकान पर जाते हैं तब भी आपको इन शब्दों को ध्यान में रखकर ये याद रखने हैं। इससे आगे हम इस इकाई के माध्यम से कुछ विशेष बातें भी जानने वाले हैं। आज मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में बता दिया है जो आपका गृह कार्य रहेगा, लेकिन वह पत्र आप कहाँ डालेंगे? क्या आपके गांव में
पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, और अगर नहीं है तो आप उस पत्र को कहां या किस प्रकार से भेजेंगे। तो मैं यहां आपको एक डाक बॉक्स का चित्र दिखाता हूं जिससे आप भली भांति परिचित है, तो देख लीजिए। बाल दोस्तों देखिए, ये डाक बॉक्स है। अब आपको ये खोजना है कि भाई हमारे गांव में भी क्या डाक बॉक्स है, और अगर है तो कहां पर है, और यहां ताला क्यों लगाया गया है, इसमें किस प्रकार से और कहां से हमें पत्र अंदर डालना है, और अंदर डालने के बाद ये पत्र कौन ले जाता होगा और ले जाकर कहां पर रखता होगा, या किस प्रकार से पाने वाले तक ये पत्र पहुंचते होंगे, तो ये आप खुद करेंगे। इसके बाद मैं एक और चित्र आपको दिखा रहा हूं, और यह है भारतीय डाक का एक संकेत है। आप कहीं पर भी इस प्रकार का संकेत देखते हैं तो वह हमें सूचित करता है कि यहां पर भारतीय डाक सेवा उपलब्ध है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया पोस्ट। इसके अलावा कुछ और संकेत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि यह संकेत है, और आप देख रहे हैं कि नीचे मोबाइल है और ऊपर एक निशान किया गया है। इसका मतलब है कि जहां पर भी ऐसा निशान है वहां आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते, और मोबाइल को हिंदी में कहा जाता है भ्रमणपाश, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक कार है, गाड़ी है, और उस पर भी एक निशान या संकेत दर्शाया गया है, तो इसका मतलब है कि वहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। बाल दोस्तों, हमने कल पोस्ट कार्ड भी देखा था, टिकट भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आज मैं फिर से आपको पोस्ट कार्ड दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिन कोड का हमारे लिए क्या महत्व है, और टिकट हमें क्यों चिपकाने चाहिए, और पिन कोड कहां पर लिखा जाता है, तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। बाल दोस्तों, हमने कल पोस्ट कार्ड के बारे में यहां चर्चा की थी, लेकिन मैं दोबारा आज इसे दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको भी इसी प्रकार का पोस्ट कार्ड अपने गांव के डाकघर से लाना है, और अगर आपके गांव में डाकघर नहीं है तो पास वाले जिस भी गांव में डाकघर है वहां से मंगवाना है, और अपने साथी को आपको पत्र लिखना है, और उसका जो पिछला भाग है, पिछला हिस्सा है, वह इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और इस पर आप पूरा जो अपना संदेश हमने जो प्रारूप देखा उसी रूप में आप अपने साथी को लिख सकते हैं। आइए फिर से उसका जो पिछला हिस्सा है वह देखते हैं, और उसमें हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ हमें उसका जो मूल्य है वह भी दिखता है, साथ ही साथ एक और संदेश भी देखने को मिलता है, और यहाँ जो रेखाएं दी गई हैं वहां पर हमें पाने वाले का पता लिखना है। लेकिन पता लिखने वक्त आपको याद रखना है कि उसका नाम, उसका मोहल्ला, उसका गांव, उसका शहर, उसका तहसील, उसका जिला, और साथ ही साथ अंत में आप ये देख रहे हैं कि पिन कोड अवश्य लिखना है। अगर आप सही पिन कोड लिखते हैं तो तुरंत अच्छे तरीके से या सरलता से पाने वाले तक ये पत्र या खत पहुंच जाता है। इसी प्रकार से मैं आपको 2 टिकट दिखा हूं। तो बाल दोस्तों, ये टिकट 2 है, और कल हमने जो टिकट देखे थे उन पर 2 अन्य महानुभावों के चित्र थे। आज आप जो टिकट देख रहे हैं उस पर बाल गंगाधर तिलक की फोटो या चित्र आप देख रहे हैं, और यहाँ 100 लिखा गया है। इसका मतलब है कि इसकी कीमत 100 पैसे है, और 100 पैसे और उसकी कीमत अगर रुपये में कहना चाहते हैं तो 1 रुपया उसकी कीमत होती है। तो बाल दोस्तों, इन बारे में आप पत्र किस प्रकार से लिखना है, पता कहां पर लिखना है, पिन कोड का क्या महत्व है, और टिकट किस प्रकार की होती है, ये हमने जाना। अब अंत में मैं आपको पिन कोड का जो महत्व है और पिन कोड किस प्रकार से तय होता है कि भाई यह पिन कोड कहां का है, आपको भी आपके गांव का जो पिन कोड है वह जानना है, और आप जब अपने साथी को पत्र लिखेंगे तब भी उसके गांव के पिन कोड को भी आपको खत में, पत्र में लिखना है। तो आइए पिन कोड के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, उसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पिन कोड नंबर के संदर्भ में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। देखिए कब से शुरुआत हुई, तो 15 अगस्त 1972 से। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, इंग्लिश में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यहां पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 1
10016। यहां पहले स्थान का अंक यह बताता है पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक, एक के बाद जो अंक है वह 1 और 0 है, यानी कि 10 है। यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले जो 3 अंक है 0, 1 और 6, यह दिल्ली उपक्षेत्र के हैं। ऐसे बनता है डाकघर का कोड, जिससे डाक बांटने में सुविधा होती है। और यहां आपके लिए भी सूचना है, अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता कीजिए। तो बाल दोस्तों, आपको भी अपने गांव का, अपने स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल जहां पर वह स्कूल स्थित है वहां का पिन कोड नंबर भी आपको जानना है। और इसी प्रकार से कि भाई आपके राज्य का कोड कौन सा होगा, आपके उपक्षेत्र या विस्तार का कोड कौन सा होगा, और आपके गांव का या जो डाकघर में आपका गांव समाहित है उसका कोड कौन सा है। और सही कोड से ही हम सरलता से पत्र सामने वाले तक भेज सकते हैं। तो बाल दोस्तों, हमने इस इकाई के जरिए 2 महत्वपूर्ण बातें जानी, पत्र लेखन का महत्व और उसका जो प्रारूप है, साथ ही साथ पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और क्रियावाचक जो शब्द है उनका हमें वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, और जो स्थानीय परिवेश में हम जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो मैं आपको आज का प्रश्न दिखा देता हूं, उसका उत्तर आज शाम को ही आपको भेजना है। तो देखिए प्रश्न, हमें बुके नहीं पर खाली जगह चाहिए। और आपके लिए विकल्प है, विकल्प ए बुक, विकल्प बी गुलदस्ता, विकल्प सी पत्र और विकल्प डी ज्ञान। आपका उत्तर आज शाम तक टेलीफोन के माध्यम से हमें मिलना चाहिए। 635739948660। तो बाल दोस्तों, अब घर पर बैठकर फिर से एक बार इकाई का पठन कीजिए, अपने साथी को पत्र लिखिए और दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।